नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रासायनिक खेती के प्रभाव से, रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से हम सब परिचित हैं। पूरी दुनिया से त्रस्त होकर इससे बाहर आना चाहती है। इसीलिए ऑर्गेनिक खेती का, जैविक खेती का कंसेप्ट बढ़ रहा है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्यान्न नैसर्गिक खेती के माध्यम से, प्राकृतिक खेती के माध्यम से उपलब्ध कराना अभी मुश्किल है। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारी खेत की मिट्टी को हमारी तरह निरंतर पोषक तत्वों की जरूरत रहती है, और इन्हीं पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए रासायनिक खादों का कंसेप्ट शुरू हुआ था। लेकिन हमने इतनी अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू कर दिया कि अब वो हम पर भारी पड़ रहा है। रासायनिक खादों का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के आखिर में शुरू हुआ था, और पहली बार मनुष्य ने अपनी खेती के रूप में यूरिया का प्रयोग किया था। ये बात करीब 1890 के आसपास की है। उसके बाद 1920 के आसपास यूरिया के प्रयोग पे तेजी आई। बहुत सारे किसानों ने अपनाना शुरू किया। लेकिन यदि मैं बात भारत की करूं, तो भारत में रासायनिक खादों का प्रयोग तो 1960 के बाद शुरू हुआ। 1980 तक भी रासायनिक खादों का उपयोग ज्यादा मात्रा में नहीं होता था। लेकिन 1960 के बाद जब से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जब हमने हरित क्रांति को अपनाया, ग्रीन रेवोल्यूशन के कंसेप्ट को अपनाया, उसके बाद से निरंतर हमारे देश में रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ता चला गया। पहले यूरिया का प्रयोग हुआ, फिर डीएपी का प्रयोग हुआ, फिर एमओपी का प्रयोग हुआ, फिर एसएसपी का प्रयोग हुआ, टीएसपी, बहुत सारे रासायनिक खादों का उपयोग हुआ। न केवल उपयोग हुआ, बल्कि इनकी बहुतायत साथ से हमने अपनाना शुरू कर दिया, और उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। आज हमारे देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहाँ रासायनिक खादों ने अपना दुष्प्रभाव ना छोड़ा हो। खाद्य पदार्थों का जो प्राकृतिक स्वाद था वो तो खत्म हुआ ही हुआ। खाद्य पदार्थों की जो लाइफ स्पान था, जो जीवन अवधि थी, वो तो संक्षिप्त हुआ ही हुआ। उनके सड़ने की प्रक्रिया भी तेज हो गई, स्वाद भी खत्म हो गया, और जो उससे विषाक्तता आई, जो उनसे हमारे शरीर के अंदर रसायन पहुंचे, उन्होंने अपना दुष्प्रभाव भी अलग से पैदा शुरू कर दिया। इसीलिए अब छोटे छोटे बच्चों को कई तरह की जटिल व्याधियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्भ से ही बच्चे व्याधियां लेके सामने आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर की बीमारी हो रही है, किसी को किडनी की बीमारी हो रही है, लीवर की बीमारी हो रही है, और न जाने कौन कौन से रोगों से त्रस्त हो रहे हैं। और इसी को लेकर पूरी दुनिया त्रस्त है। यहाँ तक कि रासायनिक खादों के प्रयोग से मनुष्य में इनफर्टिलिटी का, संतान पैदा करने की क्षमता न्यूनतम स्तर पहुंच गई है। नपुंसकता की दर तेजी से बढ़ गई है। आखिर इससे हम सब बाहर आना चाहते हैं, लेकिन बाहर आ नहीं पाते। इसलिए नहीं पाते कि हमारी फसलों को भी, हमारे जो साग सब्जियां हैं, फल हैं, हमारी वनस्पतियां हैं, उनको भी निरंतर पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। यदि ये पोषक तत्व उनको न मिले तो ग्रोथ रुक जाती है, प्रोडक्शन रुक जाता है, उनका विकास रुक जाता है। तो इसको लेकर भी हमें चिंता करनी पड़ती है। क्योंकि जब से हमें रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया, या यूरिया हो, डीएपी हो, या एसएसपी कोई भी हो, उसने हमारे खेत पर कई तरह के दुष्प्रभाव लाना शुरू कर दिए। दुष्प्रभावों की शुरुआत खेत से ही होती है। खेत में ही खाद्यान्न और भोजन की उत्पत्ति होती है, चाहे वो हम खाएं या दूसरे प्राणी खाएं। तो प्राणियों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो प्राणी, जो मनुष्य जाति हैं, अभी विकास की जो विकास की सीमा से परे हैं, जंगलों में रहते हैं, वो अभी काफी हद तक इनके दुष्प्रभाव से बचे हुए हैं। क्योंकि जब हम खाद का प्रयोग करते हैं तो पहला प्रभाव खाद का खेत की मिट्टी की ऊपरी परत पर पड़ता है। ऊपरी परत कठोर होती चली जाती है। ऊपरी परत पर कठोरता के साथ में नमी की कमी होने शुरू हो जाती है। नमी की कमी हो, कठोरता आए और पीएच डिस्टर्ब हो जाए, उसका मिट्टी का पीएच है जब अचानक बढ़ना शुरू हो जाए, या उसमें क्षारीयता बढ़नी शुरू हो जाए, या फिर उसमें एसिडिक इफेक्ट आना शुरू हो जाए, अम्लता बढ़नी शुरू हो जाए, तो भी जो उसके जो पोषक तत्व हैं हमारी वनस्पतियों को नहीं मिलते। लेकिन कठोरता का, पीएच डिस्टर्ब होने का, नमी का एक और प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव पूरी जो हमारे खेत की मिट्टी है उसे पूरी तरह से परिवर्तित करना शुरू कर देता है, और उसी से फसलों पर फसलों पर ग्रोथ पर, फसलों के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में जो
मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जीव हमारी वनस्पति में, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। पीएच का जो मिट्टी का पीएच है उसका भी दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। नमी की कमी के कारण हमारे सूक्ष्म माइक्रोब्स अपनी गतिविधि नहीं अपनाते। तो देखा गया है कि जब से हमारे किसानों ने रासायनिक खादों का प्रयोग अचानक बढ़ाया है, मिट्टी का पीएच भी डिस्टर्ब हुआ है, मिट्टी का जो मिट्टी में ऑक्सीजन का जो आवागमन है वो भी रुका हुआ है, और ऑक्सीजन के अभाव में सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं निष्क्रिय पड़ जाते हैं, उनकी संख्या घटनी शुरू हो जाती है, वो अपना संवर्धन नहीं कर पाते, और ऐसे में जो हानिकारक कीट हैं, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, उनको अपने को विकसित करने का अवसर मिल जाता है। एक तरफ मित्र जीव घटते हैं, सूक्ष्म जीवों की संख्या घटती है, दूसरी तरफ हानिकारक रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, और ये सूक्ष्म जीव हमारे खेत की उपजाऊपन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी कमी के कारण खेत की जो उपजाऊपन घटती है और जो दुष्परिणाम देख रहे हैं। एक समय ऐसा माना जाता है, अध्ययन कहते हैं कि एक समय जो जंगल की मिट्टी थी, खेत की मिट्टी थी, उसकी 1 ग्राम मिट्टी में करीब करीब 500 से लेकर 700 करोड़ के आसपास सूक्ष्म जीव रहते थे। इनमें नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव थे। 10-12 तरह के जो सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को तो आधुनिक शोधकर्ता ने जान भी लिया है, लेकिन आशा की जाती है कि हमारी मिट्टी में लाखों तरह के सूक्ष्म जीव हैं। इन्हीं सूक्ष्म जीवों से हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, और कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, उन्हीं से कई ऐसी दवाएं तैयार की जाती हैं जो मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावी बनाती हैं, कई तरह के संक्रामक रोगों से मनुष्य को बचाती हैं, जिसमें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन तो बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा कई और एंटीबायोटिक्स हैं जो मनुष्य की रोग रक्षा के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो जब से हमने रासायनिक खादों का प्रयोग किया है, इन उपयोगी जो सूक्ष्म माइक्रोब से इनकी गतिविधियों को मिटा दिया है, खत्म कर दिया है, और इनकी गतिविधि घटने से हमारे जो खेत की फर्टिलिटी घटती चली जा रही है। और इसका एक कारण और भी है, ये सूक्ष्म जीव जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको क्रियाशील बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं, और हमारी जो खेत के वनस्पतियां हैं, हमारी फसलों की जड़ें हैं, उनका पूरी तरह सदुपयोग कर पाते हैं। क्योंकि अध्ययन कहते हैं, ये अध्ययन बार बार प्रमाणित हो चुके हैं, यदि हमें हमारी फसलों को खेत की मिट्टी में जो नाइट्रोजन है उसको प्रयोग करना है। वैसे तो नाइट्रोजन की जो उपलब्धता हमारे वातावरण में बहुत है, हमारे वातावरण में हमारी जो हवा है उसमें 78.6% के आसपास नाइट्रोजन रहती है, लेकिन हमारे फसलों में वो क्षमता नहीं है कि वातावरण की नाइट्रोजन को सीधा सदुपयोग कर पाए। हाँ, कुछ वनस्पतियां हैं, कुछ फसलें हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को उपयोग में ला सकती हैं, जैसे कि दलहन है, जो दालें हैं, दालों के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं, कुछ माइक्रोब्स रहते हैं, जैसे राइजोबियम रहता है। ये राइजोबियम की कुछ ऐसी किस्में हैं जो वातावरण के नाइट्रोजन को सोख कर उसे यूरिया, नाइट्रेट के रूप में रूपांतरित करके फसलों के लिए उपयोगी बनाती हैं। इसीलिए दलहन के पेड़ हैं, उनकी जड़ों में कुछ गांठें होती हैं, तो वो गांठें इन्हीं जो सूक्ष्म जीवों के कारण रहती हैं। कुछ और दूसरी वनस्पतियां हैं जिसमें कम मात्रा में ऐसे जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, लेकिन दूसरे जो पोषक तत्व हैं जिन्हें हमारी फसलें अपनी आवश्यकता के अनुसार सोखना चाहती है, जैसे फास्फोरस है, उसको तो मिट्टी से ही लेना पड़ता है, पोटासियम मिट्टी से ग्रहण करनी पड़ती है, कैल्शियम भी मिट्टी से ग्रहण करनी पड़ती है। लेकिन कैल्शियम हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटासियम हो, दूसरे पोषक तत्व हों, इनकी उपयोगिता तब तक फसलों के लिए नहीं है जब तक कि मिट्टी में पर्याप्त संख्या में सूक्ष्म जीव ना हो, या फिर ऑर्गेनिक कार्बन ना हो। वैसे तो ऑर्गेनिक कार्बन हमारी हमारी मिट्टी को अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो फसलों के हरे पत्ते हैं, हमारे पेड़ पौधे के जो हरे पत्तों का क्लोरोफिल है वो सोखता है, वो सूर्य की किस्म जो किरणें हैं उनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, और इस प्रक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पैदा होती है, और काफी मात्रा में कार्बन स्वतंत्र होकर मिट्टी में पहुंच जाती है, जड़ों के माध्यम से मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। यही नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, जो नाइट जो ऑर्गेनिक कार्बन है,
मिट्टी के नाइट्रोजन को फसलों के लिए उपलब्ध कराता है। जो मिट्टी में नाइट्रोजन है, वही नाइट्रोजन हम यूरिया के माध्यम से भी देते हैं, हम डीएपी के माध्यम से देते हैं, लेकिन डीएपी का या यूरिया का नाइट्रोजन सीधे हमारे फसलों काम नहीं आ सकता। उसको उपयोगी बनाने में या तो कुछ सूक्ष्मजीव मदद करते हैं या फिर ये ऑर्गेनिक कार्बन। यदि ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर कम है, यदि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, तो आप इतना अधिक यूरिया डालोगे, उसमें से बहुत कम मात्रा में हमारी फसलों को उपलब्ध होता है। इसलिए अधिक यूरिया देने के बावजूद भी हमारी फसलें उसी तरह से ग्रोथ नहीं करती हैं, प्रोडक्शन घट जाता है, जैसा कि आज देखने में आ रहा है। तो ऐसे में वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोगी बनाने के लिए पत्तों को हरा होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन पैदा करना भी आवश्यक है, क्योंकि यही ऑर्गेनिक कार्बन नाइट्रोजन को उपयोगी बनाता है। अध्ययन कहते हैं कि 1 यूनिट नाइट्रोजन को उपयोगी बनाने के लिए करीब 40 यूनिट के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। 40 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड 40 यूनिट ऑर्गेनिक कार्बन पैदा करती है, और वो 40 यूनिट ऑर्गेनिक कार्बन 1 यूनिट नाइट्रोजन को उपयोगी बनाती है। यही नाइट्रोजन हमारे पेड़ पौधों के उसके विकास में मदद करता है, अनुवांशिक संरचना के लिए मदद करता है। यही फलों को, बीजों को विकसित करने में मदद करता है कि जितने भी प्रोटीनिक संरचना, प्रोटीन की जो जितने भी पदार्थ हैं बिना नाइट्रोजन के अपूर्ण है, उनकी उत्पत्ति बिना नाइट्रोजन के हो नहीं सकती। या फिर ये कहें कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, इनकी उत्पत्ति, इनके निर्माण में नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नाइट्रोजन को उपयोगी बनाने में ऑर्गेनिक कार्बन उपयोगी है। इसी तरह फास्फोरस बहुत उपयोगी है। फास्फोरस के बिना तो जो उसके निर्माण है अधूरा रहता है, चाहे वो जड़ों के माध्यम से हो, तनों के लिए हो, या फलों के रूप में हो। वनस्पति में जितना भी उत्की निर्माण है, उसमें फास्फोरस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये फास्फोरस ऊर्जा उपलब्ध कराने में बहुत महत्वपूर्ण है, और इस फास्फोरस को वनस्पतियों में पेड़ों को उपलब्ध कराने के लिए भी ऑर्गेनिक कार्बन की आवश्यकता रहती है। 1 यूनिट फास्फोरस को उपयोगी बनाने के लिए कम से कम 164 यूनिट कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन की आवश्यकता होती है। ये ऑर्गेनिक कार्बन भी उसी फोटोसिंथेसिस क्रिया से आता है। इसलिए यदि नाइट्रोजन को उपयोगी नहीं कर पाई हमारी फसलें, तो क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाएगा, हरियाली घट जाएगी, और हरियाली घटेगी तो हमारी वनस्पतियां उतना मात्रा में फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं कर पाएंगी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। इस तरह पोटाशियम तो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाइट्रोजन और पोटाशियम दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इन दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक है। यदि नाइट्रोजन और पोटाशियम का संतुलन बिगड़ जाए तो फिर हमारा ग्रोथ रुक जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, हमारे अंदर जीव रस का जो आवागमन है वो अवरुद्ध हो जाता है। और ये जीव रस ऐसा है कि प्रत्येक कोशिका तक ऊर्जा प्रदान करने में, जीवनी तत्वों को उपलब्ध कराने में बहुत मदद करता है। जैसे कि हमारे शरीर में खून है, खून का प्रवाह पूरा तरह से ना हो तो तत्क्षण हम हमारे जो कोशिका हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचने रुक जाती है, और ऑक्सीजन रुकी नहीं कि हमारा काम तमाम हुआ नहीं। तो पोटाशियम बहुत महत्वपूर्ण है। पोटाशियम ऊतक के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। पोटाशियम सेल्स के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। पोटाशियम की कमी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, तो पोटाशियम बहुत आवश्यक है। और 1 यूनिट पोटाशियम के लिए भी ऑर्गेनिक कार्बन की बहुत आवश्यकता होती है। अध्ययन कहते हैं कि 52 यूनिट के आसपास 52 यूनिट ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए 1 यूनिट पोटाशियम की उपलब्धता है। इसी तरह कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम के बिना, जैसे कि हमारे शरीर में यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियों का विकास रुक जाता है, दांतों का विकास रुक जाता है, हमारा शरीर पूरी तरह से फैल नहीं सकता। यहाँ तक कि मांस के निर्माण में भी कैल्शियम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैल्शियम हमारे शरीर का महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। कैल्शियम से ज्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व हमारे शरीर में कार्बन है। तो हमारा कार्बन तो कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों से मिल जाता है, लेकिन वनस्पतियों के लिए, हमारी फसलों के लिए ऑर्गेनिक कार्बन है, वो आता है फोटोसिंथेसिस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो यदि हमारी फसलों को कैल्शियम को सोखना है, कैल्शियम को अपने लिए उपयोगी बनाना है, तो अध्ययन कहते हैं कि उसे कम से कम 364 यूनिट के आसपास
ऑर्गेनिक कार्बन उत्पन्न करना होगा। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि एक अकेली क्रिया रुकने से हमारी फसलों को पोषक तत्वों का अभाव होना शुरू हो जाता है। और ये सब इसलिए हो जाता है कि हमने इतना खाद दे दिया, खाद से मिट्टी में कठोरता आ गई, पीएच डिस्टर्ब हो गया, उसकी नमी घट गई, ऑक्सीजन का आवागमन रुक गया। ऑक्सीजन के आवागमन रुकने से, ऑक्सीजन का मिट्टी में प्रवेश रुकने से सूक्ष्म जीवों की गतिविधि रुक गई। तो हम जब तक सूक्ष्म जीवों को पुनः स्थापित नहीं कर सकते, कि आजकल बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जीवामृत के माध्यम से जीवाणु को पुनः जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास अच्छा है। हमारे देश में पिछले 50 सालों से सुभाष पालेकर जी जीवामृत को लेकर बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो कुछ लगता ही नहीं। उसको जीरो बजट खेती के नाम से उन्होंने आगे लगाया। कुछ इसमें कमियां हैं, तभी तो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। अन्यथा किसानों को क्या जरूरत पड़ी है कि वो खाद के रूप में हजारों रुपए अपनी फसलों पर खर्च करे। जो चीज बिना मूल्य के, बिना खर्च के उसको उपलब्ध हो सकती है। तो कुछ कमियां हैं। तो अकेले जीवामृत से हम खेती नहीं कर सकते। हाँ, सूक्ष्म जीव यदि हम परिस्थितियां निर्मित करें तो मिट्टी में स्वतः पैदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा, हम केले को ले लें, हम अपने शरीर को लेके, जब तक हम स्वस्थ हैं हमारे शरीर में किसी तरह के जीवाणु विकसित नहीं होते, किसी तरह के सूक्ष्म जीव गतिशील नहीं होते। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर का कोई अंग रोग ग्रसित होता है, प्राण ऊर्जा से हीन हो जाता है, प्राण का संचार उसमें रुक जाता है, वो अंग विशेष सड़ना शुरू हो जाता है। और जब वो सड़ना शुरू हो जाए तो उसे पुनः स्वस्थ करना मुश्किल है। इसलिए आपने देखा होगा कि डायबिटीज जैसे रोग में यदि किसी शरीर के हिस्से में जख्म हो जाए, वो ठीक नहीं होता, जख्म भरता नहीं है, तो अंततः उसको काटना पड़ता है। इसीलिए हर साल हमारे देश में लाखों लोगों को अपने अंगों से, अपने उस अंग विशेष से वंचित होना पड़ता है, उस अंग विशेष को कटवाना पड़ता है, क्योंकि वो अंग विशेष का जो उत की संरचना थी वो नष्ट हो गई, सड़ गई, और सड़ने के बाद उसे पुनर्जीवित करना मुश्किल है। तो ऐसे जब हमारे अंग में सड़न पैदा हो जाती है, तो सड़न वाले अंग में ऐसे रोग कारक जीवाणु भी स्वतः से गतिशील हो जाते हैं, जो उस अंग को जलाना सड़ाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब तक हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह रहता है, प्राण का संचार रहता है, हमारे शरीर में कुछ सड़न की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हमारे शरीर में प्राण का संचार रुकता है, तत्क्षण हमारे शरीर में सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर में अनायास कहीं से सेप्रोफाइटिक किस्म के जो फंगी हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, आ जाते हैं और सक्रिय होकर हमारे शरीर की उत्तकी निर्माण है उसको सड़ाना शुरू कर देते हैं। यही प्रक्रिया साग सब्जियों में, वनस्पति में भी होती है। जब तक वनस्पति में प्राण का संचार है, जीवनी शक्ति का संचार है, तब तक वो हरी रहती हैं। उनके अंग विशेष में फिर से अपने को पुनर्जीवित करने की, पुनः गतिमान बनाने की क्षमता रहती है। लेकिन यदि प्राण का संचार रुक जाए तो वो वृक्ष मरेगा, उसको हम रोक नहीं सकते। अंततः उसका कुछ दिनों के बाद अंत होना ही होना है। जैसे कि हम किसी अंग से रोग ग्रसित हो गए, तो अंग विशेष के रोग ग्रसित होकर हम बीमार हो गए, उस बीमारी में हम कितने दिन तक जिंदा रहे वो उपचार है। लेकिन बीमारी के बाद हम पुनः प्राथमिक अवस्था को प्राप्त कर लें तो ये मुश्किल है। बुढ़ापे में भी यही रहता है कि जैसे जैसे हम वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा की जो उपस्थिति घटती जाती है, उसका दुष्परिणाम है कि हमारे शरीर के अंदर विकार की क्रिया शुरू हो जाती है, नष्ट होने की क्रिया शुरू हो जाती है, अंगों की विकास की गतिविधि है वो धीमी पड़ जाती है। उसका परिणाम है अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो हमें यदि जैविक खेती को अपनाना है तो कुछ कदम हमें ऐसे उठाने होंगे, धीरे धीरे सारे कदम उठाने होंगे। पहला कदम तो यही है कि हमारी मिट्टी के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन का संचार हो, उसकी कठोरता रुके, उसमें भुरभुरापन रहे, मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे, उसका पीएच सामान्य स्तर पर आ जाए। ये पहला चरण है। हम प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती करें, नैसर्गिक खेती करें, किसी भी तरह की खेती करें, अंततः हमारे फसलों को, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को भी पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता। पोषक तत्व तो मिट्टी में हैं, लेकिन कुछ ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हमने इन जो दूसरे जो उपक्रम हैं उनको कहीं ना कहीं अवरोध से सुस्त कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया है। तो उसको बनाए बिना हम प्राकृतिक खेती में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। धन्यवाद मित्रों।